डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आभा गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर, आज अपने व्याख्यान में चर्चा करूंगी कोशिका की रचना भाग 3 केंद्रक के बारे में। हम अपने विगत वीडियो में कोशिका के विभिन्न भागों की चर्चा कर चुके हैं। 3 प्रमुख भाग होते हैं कोशिका के: कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव और केंद्रक। कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म के विभिन्न एलिमेंट्स या तत्वों के बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। आज हम कोशिका के सबसे महत्वपूर्ण अंग या भाग, जिसे हम केंद्रक या न्यूक्लियस कहते हैं, उसकी चर्चा करेंगे। उससे पहले हम कुछ और भी टर्म्स या शब्दावलियां जो प्रयोग में लाई जाती हैं अमूमन जब हम सजीवों की बात करते हैं, मनुष्यों की संरचना की बात करते हैं, कोशिका की बात करते हैं, जीवन की बात करते हैं, तो और भी कई चीजें हैं जो कि इस जीवन को संभव बनाती हैं। ऐसा ही एक पदार्थ है जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। यह एक गाढ़ा तरल पदार्थ है जो स्थान विशेष पर अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे द्रव्य कला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और केंद्रक के मध्यवर्ती स्थान में पाए जाने वाले जीव द्रव्य को हम कहते हैं कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म, जिसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में की थी, जिसमें अनेक संरचनाएं पाई जाती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, रिक्तिका, अंतःप्रद्रवी जालिका, गोल्जी बॉडी इत्यादि। तो ये कहाँ पाया जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और केंद्रक के मध्यवर्ती स्थान में, अर्थात कोशिका भित्ति और केंद्रक, इसके बीच का जो स्थान है वहां ये साइटोप्लाज्म भरा रहता है। ऐसे ही केंद्रक झिल्ली के भीतर पाए जाने वाले जीव द्रव्य को हम कहते हैं केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म, जो कि सिर्फ केंद्रक तक ही सीमित रहता है। कोशिका का यह जो भाग है अत्यंत चैतन्य और कोशिका की समस्त जैवीय प्रक्रियाओं का केंद्र होता है और इसीलिए इसे लिविंग या सजीव कहा जाता है। जीव वैज्ञानिक इसे जीवन का भौतिक आधार या फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ के नाम से भी संबोधित करते हैं। आधुनिक जीव वैज्ञानिकों ने जीव द्रव्य का रासायनिक विश्लेषण करके यह तो पता लगा लिया है कि उसका निर्माण किन किन घटकों द्वारा हुआ है, परंतु आज तक किसी भी वैज्ञानिक को उसमें अर्थात जीव द्रव्य में प्राण का संचार करने में सफलता हाथ नहीं लगी है। तो ये एक प्राकृतिक चीज है जो कि हम आर्टिफिशियल फॉर्म में नहीं बना सकते। जीव द्रव्य का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा अनेक कार्बनिक ऑर्गेनिक या अकार्बनिक इनऑर्गेनिक पदार्थों के द्वारा होता है। इसमें जल की मात्रा लगभग 80% होती है, प्रोटीन 15%, विभिन्न प्रकार की वसाएं 3% और कार्बोहाइड्रेट 1% तथा अकार्बनिक लवण 1% पाया जाता है। जीव द्रव्यों के कई प्रकार होते हैं, जैसे कोलॉइड या कणाभ, ग्रेन्युलर भी हो सकता है, तंतुमय फाइब्रिलर हो सकता है, जालीदार रेटिकुलर। तो इस तरीके से उसमें अलग अलग प्रकार के जीव द्रव्य की संरचना पाई जाती है और ये निर्भर करता है कि कौन से स्थान की कोशिका में ये जीव द्रव्य पाया जाता है। अब हम चर्चा करेंगे केंद्रक या न्यूक्लियस की। तो इसकी थोड़ी सी हम पहले एक भूमिका कॉन्सेप्ट देख लें कि एक कोशिका में सामान्यतया एक ही केंद्रक होता है, किंतु कभी कभी एक से अधिक केंद्रक भी एक कोशिका में पाए जाते हैं और कोशिका के समस्त कार्यों का संचालन केंद्र जो है ये केंद्रक होता है। जब कोशिका विभाजित होती है तो इसका भी विभाजन हो जाता है, केंद्रक का भी। केंद्रक कोशिका के भीतर एक तरल पदार्थ साइटोप्लाज्म में प्रायः तैरता रहता है, जैसे कि अभी हमने चर्चा की कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका भित्ति और केंद्रक के बीच में साइटोप्लाज्म पाया जाता है और इसी साइटोप्लाज्म में ये केंद्रक जो है वो तैरता रहता है। तथापि यह अधिकतर
लगभग मध्य भाग में ही स्थित होता है, परंतु कुछ कोशिकाओं में इसकी स्थिति आधारीय बेसल मतलब नीचे की ओर आधार में उपस्थित रहता है, या कुछ में सीमांतीय या पेरिफेरल होती है। केंद्रक की आकृति गोलाकार, वर्तुलाकार या अंडाकार होती है। कभी कभी ये बेलनाकार या दीर्घ वृत्ताकार, सपाट, शाखान्वित, नाशपति जैसा, भालाकार आदि स्वरूपों में भी पाया जाता है, जो कि बहुत कम इस तरीके के आकार होते हैं, लेकिन ये स्थान विशेष की जो है वो आवश्यकता के अनुसार इसका जो शेप है वो बदल जाता है। इसके भीतर जो है केंद्रक रस, न्यूक्लियर सैप, केंद्रिका, न्यूक्लियोल्स और पितृसूत्र या जिन्हें गुणसूत्र भी कहा जाता है, क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। केंद्रक के आवरण को केंद्रक कला या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। कुछ खास भिन्नताओं को छोड़कर सभी प्रकार की कोशिकाओं, चाहे वो पादप कोशिकाएं या जंतु कोशिकाओं की संरचना जो है लगभग एक जैसी होती है। ये सजीव व निर्जीव दोनों तरीके की इकाइयों से मिलकर के बनी होती हैं। एक सामान्य कोशिका या प्रारूपिक कोशिका के मुख्य 3 भाग होते हैं: कोशिका आवरण, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। कोशिका आवरण या कोशिका भित्ति जो है वो कोशिका का सबसे बाहर का आवरण या घेरा होता है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति जो है वो नहीं पाई जाती है, अतः कोशिका झिल्ली ही सबसे बाहरी आवरण होता है। तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दो चीजें जो हैं वो पाई जाती हैं। केंद्रक कोशिका के अंदर पाए जाने वाले एक गोल और सघन संरचना है, और इस केंद्रक को हम कोशिका का मस्तिष्क भी कह सकते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल। जिस प्रकार शरीर के सारे क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क करता है, उसी प्रकार कोशिका की जो कार्य प्रणाली है उसका नियंत्रक भी जो है वो कौन होता है? केंद्रक। अब हम इसकी संरचना के बारे में थोड़ा विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ अगर आप देखें केंद्रक की संरचना, तो बिल्कुल सेंटर में जो है वो केंद्रिक पाया जाता है। केंद्र छिद्र है, यहाँ पे केंद्र प्लाज्मा जो है वो पाया जाता है। अंतः केंद्रक झिल्ली भी होती है, इसके अंदर एक बाहर की झिल्ली भी पाई जाती है। इसमें क्रोमेटिन जालिका जो है वो देखने को मिलती है। क्रोमोसेंटर जो है ये इस तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ लहरदार जो है ये पाए जाते हैं। तो इस तरीके की संरचना जो है वो केंद्रक देखने को मिलती है। कोशिका के ठीक मध्य भाग में एक ठोस और गोलाकार रचना पाई जाती है, जो सभी कोशिकीय क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र होता है। इस केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने वर्ष 1831 ईस्वी में की थी। रॉबर्ट हुक ने तो खोज की थी कोशिका की, और रॉबर्ट ब्राउन ने वर्ष 1831 में खोज की थी केंद्रक की। तो ये आपको चीजें ध्यान रखने की हैं, कई बार इस प्रकार के प्रश्न भी आते हैं। यह चारों ओर एक आवरण से घिरा रहता है, जिसे केंद्रक भित्ति या केंद्रक आवरण न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ये आवरण प्रोटीन और वसा का बना हुआ होता है। केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है। केंद्रक के ठीक बीच में गहरे रंग की रचना पाई जाती है, जिसे केंद्रक काणु कहते हैं। केंद्रक के आकार, आकृति और स्थिति में भिन्नता रहती है। प्रत्येक केंद्रक में कई खंड होते हैं। सामान्यतया एक कोशिका में एक ही केंद्रक होता है, परंतु शरीर की कुछ बड़ी बड़ी कोशिकाओं में एक से अधिक भी केंद्रक होते हैं। कोशिका का एक ऐसा टुकड़ा जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, तो वो कोशिका जो है वो मर जाती है, क्योंकि उसकी संश्लेषण और पुनर्जनन की क्षमता जो है वो समाप्त हो जाती है। केंद्रक द्रव्य में महीन धागों की जाल जैसी रचना पाई जाती है, जिसे हम क्रोमेटिन या नेटवर्क भी कहते हैं। केंद्रक डीएनए और प्रोटीन का बना हुआ होता है। डीएनए जो है वो आनुवंशिक लक्षणों
को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाता है और कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन जाल के धागे अलग अलग होकर छोटी मोटी छड़ जैसी रचना में बदल जाते हैं, जिन्हें हम गुणसूत्र कहते हैं। मनुष्य कोशिका में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं और ये जोड़े में उपस्थित रहते हैं, अर्थात 23 जोड़े जो हैं वो होते हैं और कुल मिलकर के वो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। प्रत्येक क्रोमोसोम में जीन्स उपस्थित रहते हैं जो आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करते हैं। डीएनए के अणु में कोशिका के निर्माण और उसके संगठित होने की सभी आवश्यक सूचनाएं संग्रहित रहती हैं। अतः डीएनए का क्रियात्मक खंड जो है, जो एक्टिव पार्ट है डीएनए का, वो कौन सा है? जीन्स। इसीलिए डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ और जीन को आनुवंशिक इकाई कहते हैं। इसको आप ध्यान से अंडरलाइन कर लें कि डीएनए को हम आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं, जबकि उसकी एक्टिव यूनिट कौन सी है? जीन। केंद्रक कोशिका की रक्षा करता है और कोशिका विभाजन में भाग लेता है। यह प्रोटीन संश्लेषण हेतु आवश्यक कोशिकीय आरएनए अर्थात राइबोन्यूक्लिक अम्ल को उत्पन्न करता है। आरएनए का क्या कार्य है? संदेशवाहक का, और डीएनए कोशिका में होने वाली सभी क्रियाओं का नियंत्रण का कार्य करते हैं। अब केंद्रक के प्रमुख कार्य: आनुवंशिक गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना, पादप कोशिकाओं में फोटोसिंथेसिस क्रिया का नियंत्रण करना, और इसी में प्रोटीन जो आरएनए और डीएनए है, एंजाइम का सिंथेसिस या निर्माण भी होता है। अब हम थोड़ी चर्चा कर लें गुणसूत्र और जीन के बारे में। गुणसूत्र यह शब्द क्रोमा और सोमा शब्दों से मिलकर के बना है, जिनका अर्थ होता है रंगीन पिंड। क्रोम मतलब कलर और सोमा मतलब कोई बॉडी। तो गुणसूत्र केंद्रकों के भीतर जोड़े में पाए जाते हैं और कोशिका विभाजन के साथ केंद्रक सहित बट जाते हैं। इनमें स्थित जीवों की पूर्वजों के पैतृक गुणों का इनको वाहक कहा जाता है। इनकी संख्या जीवों में निश्चित होती है, जो 1-2 जोड़े से लेकर कई सौ जोड़े तक हो सकती है। इनका आकार बहुत पतला 1 माइक्रोन से लेकर 30 माइक्रोन तक और लंबा होता है, और इनकी आकृति साधारणतया अंग्रेजी भाषा के अक्षर एस जैसी होती है। इनमें न्यूक्लियोप्रोटीन प्रमुख रूप से पाया जाता है। इसी प्रकार जीन्स को भी पैतृक गुणों का वाहक कहा जाता है, कैरियर्स ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। क्रोमोसोम या पितृसूत्रों का निर्माण हिस्टोन प्रोटीन तथा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड से मिलकर के होता है। जीन का निर्माण इन्हीं में से एक डीएनए के द्वारा होता है। कोशिका विभाजन के फलस्वरूप जब नए जीव के जीवन का सूत्रपात होता है, तो यही जीन पैतृक और शारीरिक गुणों के साथ माता पिता से निकलकर संततियों में, बच्चों में चले जाते हैं। यह आदान प्रदान माता के डिंब तथा पिता के शुक्राणु अर्थात ओवम और स्पर्म में स्थित जीनों के द्वारा संभव होता है। सन 1970 में भारतीय वैज्ञानिक श्री हरगोविंद खुराना को कृत्रिम जीन उत्पन्न करने में अभूतपूर्व सफलता मिली थी, जिसके लिए जो है नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। तो यहाँ हम देखते हैं संरचना की, ये एक क्रोमोसोम की संरचना आप देख सकते हैं किस तरीके से लहरदार स्पाइरल सीढ़ी नुमा जो है इनकी संरचना पाई जाती है। ये एक एक्स क्रोमोसोम का उदाहरण है। एक्स क्रोमोसोम इस प्रकार से नजर आते हैं और वाई क्रोमोसोम जो है ये दो उसके आगे के पार्ट और नीचे टेल वाई क्रोमोसोम जो है वो इस तरीके के होते हैं। मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, जो 23 गुणसूत्रों के जोड़े में होते हैं। इनमें से 22 गुणसूत्र ऐसे होते हैं जो पुरुष और महिला में समान होते हैं, मतलब उनकी जो संरचना है वो पूर्ण रूप से एक जैसी होती है। परंतु
और अपने अपने जोड़े को समजात जो है ये होते हैं, और इसीलिए इनको समजात या ऑटोसम होमोजीनियस जो है वो कहा जाता है गुणसूत्र। परंतु जो 23वां जोड़ा है उसके गुणसूत्र पुरुष और महिला में समान नहीं होते हैं, इसलिए इनको विषमजात गुणसूत्र या हेट्रोसोम कहा जाता है। इंसानों में केवल ऐसे दो लिंग भेद करने वाले गुणसूत्र होते हैं, एक्स गुणसूत्र और वाई गुणसूत्र, और इनका नाम जो है अंग्रेजी के एक्स और वाई अक्षरों के अनुसार पड़ा है, क्योंकि इनका आकार अगर हम देखें तो ये इस तरीके से आपको जिगजैग में एक्स और इस तरीके से जो है ये वाई की संरचना इनमें दिखाई देती है। ये विषमजात गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम्स भी कहलाते हैं। जो महिला में एक्स एक्स होता है, ये जो 23वां जोड़ा है, जबकि पुरुष में ये एक्स और वाई गुणसूत्र के रूप में होता है। इसकी चर्चा हम थोड़ी विस्तार से और करेंगे जब हम अपने अगले वीडियो में कोशिका विभाजन की बात करेंगे। अब हम देखें कि जीवित कोशिकाओं की क्या विशेषताएं होती हैं। सबसे पहला हमने चर्चा की जीव द्रव्य या जिसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ये वो महत्वपूर्ण भाग है जो श्वसन, पोषण, गति, उत्सर्जन आदि जैसी जैविक क्रियाएं संभव कर पाता है। इसी प्रकार से वृद्धि और क्षतिपूर्ति, ग्रोथ एंड रिपेयर, शरीर की प्रत्येक कोशिका पोषक तत्व ग्रहण करने के बाद उनका स्वांगीकरण करके अपने शरीर की वृद्धि करती है और आवश्यकता के अनुसार क्षतिपूर्ति भी करती रहती है। तो वृद्धि जीवित सृष्टि का एक आवश्यक गुण है। जीवों के शरीर की कोशिकाओं के कोशिकासार या साइटोप्लाज्म में भी वृद्धि की क्षमता होती है, और इसी की वजह से जो है हम देखते हैं कि कई बार जैसे जो बच्चा पैदा होता है तब से लेकर के बड़े होने तक उसके शरीर के विभिन्न भागों में जो है वो वृद्धि होती है। इसी प्रकार से कभी जब टूट फूट हो जाए, कहीं चोट लग जाए, तो वापस उसकी क्षतिपूर्ति, या शरीर के अंदर भी कई कोशिकाएं मरती हैं, जैसे कि रक्त कोशिकाएं इत्यादि हैं जो मरती हैं, और उनकी क्षतिपूर्ति जो है वो दूसरी कोशिकाओं द्वारा कर दी जाती है। इसी प्रकार स्वांगीकरण या जिसे हम एसिमिलेशन कहते हैं, सभी जीव भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन को पचाकर भोजन के सार तत्व को रक्त में पहुंचा देते हैं। रक्ताभिसरण द्वारा यह सार तत्व शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंच जाता है। प्रोटोप्लाज्म भी इस सार तत्व का आत्मीकरण करके पुष्ट होते हैं या बलित हो जाते हैं। इसी प्रकार श्वसन की प्रक्रिया, प्राणी को जीवित रहने के लिए ये एक नितांत आवश्यक क्रिया है, और इस क्रिया के द्वारा प्राणी ऑक्सीजन ग्रहण करता है तथा निरुपयोगी गैस जिसे कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं उसे बाहर निकाल देता है। पांचवी प्रक्रिया या विशेषता है पोषण और न्यूट्रिशन की। जीवित प्राणी को कार्य करने के लिए जो ऊर्जा है वो उसे भोजन से प्राप्त होती है, और भोजन में उपस्थित जो पोषक तत्व हैं ये खाद्य पदार्थ शरीर में जाके ऑक्सीजन के साथ में मिलते हैं और विभिन्न यौगिकों को में बदल जाते हैं, जिससे रक्त, मांस, अस्थि मज्जा आदि का निर्माण और वृद्धि होती है, और शरीर भी जो है वो बलित होकर के कार्य करने के योग्य हो जाता है। अतः भोजन का पाचन, अवशोषण आदि क्रियाएं संपन्न होना जीवित प्रोटोप्लाज्म की ही पहचान है। छठी विशेषता है गति या लोकोमोशन। जीवित प्राणियों में दो प्रकार की गति पाई जाती है, एक स्पष्ट और दूसरी अस्पष्ट गति। ये गतियां प्रोटोप्लाज्म में निहित शक्तियों के द्वारा होती हैं, और इसी के आधार पर चलना, उठना, बैठना, खड़े होना, दौड़ना, कार्य करना आदि संभव हो पाता है। सातवीं विशेषता है उत्तेजित या क्षोभशीलता, इरिटेबिलिटी। जीवित कोशिकाओं में उत्तेजना देखी जाती है, और इसी गुणों के कारण शरीर में बाहरी उद्दीपनों से उत्तेजना होती है। क्षोभशीलता जो है ये साइटोप्लाज्म का एक महत्वपूर्ण गुण है। क्या इसका महत्व है कि इससे शरीर की अनेक विपत्तियों से रक्षा होती है। यदि हमारे शरीर की त्वचा पे कोई नुकीली चीज चुभा दी जाए तो वहां की कोशिकाएं जो कि उसके प्रोटोप्लाज्म है उनमें एक उत्तेजना जो है वो उत्पन्न होती है, जिसकी सूचना मस्तिष्क तक पहुंचती है, और हम शरीर के उस भाग को नुकीली चीज से दूर हटा लेते हैं।
आप इमेजिन करिए कि अगर इस तरीके की उत्तेजना या शोभशीलता ना हो तो कहीं अगर हमारा शरीर रगड़ भी रहा है, उससे नुकसान भी हो रहा है, तो हमें उसका एहसास ही नहीं हो पाएगा। 8वां, रक्ताभिसरण या ब्लड सर्कुलेशन। हम जो भोजन करते हैं वह पाचन और अवशोषण के बाद रक्त में मिल जाता है। यह रक्त शरीर में भ्रमण करता है, जिससे शरीर में शक्ति उत्पन्न होती है। इसी शक्ति से जीवन की क्रियाओं में मदद मिलती है। तो ब्लड सर्कुलेशन जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का। इसी प्रकार उत्सर्जन, जहां एक और हम ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन ग्रहण करते हैं, ऐसे ही उस भोजन का निष्कासन होना या ऑक्सीजन ग्रहण करने के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होना, या भोजन करने के बाद में जो पाचन की क्रिया होती है उसके फलस्वरूप कई सारे तत्व हमारे शरीर में जो है वो बनते हैं जो कि निरुपयोगी होते हैं, समय पर उनका एक्सक्रीशन होना बहुत आवश्यक होता है। प्रजनन की प्रक्रिया या रिप्रोडक्शन, जीवित प्राणियों में अपने अनुरूप एक अन्य जीवन को उत्पन्न करने की क्षमता होती है। ये क्षमता न केवल मनुष्य बल्कि जानवरों और पेड़ पौधों में भी पाई जाती है। तो ये एक बहुत प्रमुख विशेषता है जीवित कोशिका की। और आखिरी है मृत्यु या डेथ। प्रत्येक जीवित प्राणी में मृत्यु एक ऐसी घटना है जो कि होती ही है। शरीर के सभी अंगों का शिथिल होकर कार्य करना बंद कर देना ही मृत्यु है। तो ये मृत्यु कोशिकाओं की भी होती है, ऊतकों की भी होती है। तो अलग अलग स्थान पर, क्योंकि जब मृत्यु होती है उसी के बाद में एक पुनर्जीवन की आशा होती है, एक नई कोशिका का निर्माण होता है। तो बच्चों, इस तरीके से हमने इन 3 वीडियो के द्वारा जाना कि कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका के भाग क्या हैं, कोशिका में क्या क्या संरचनाएं पाई जाती हैं और वो संरचनाएं किस प्रकार से कार्य करती हैं और किस प्रकार एक मनुष्य जीवन जो है वो निरंतर चलता रहता है। आने वाले वीडियो में अब हम चर्चा करेंगे कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन की। थैंक यू।